हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे क्लास कोचिंग क्लासेस में। मैं दीपक आपका पॉलिटी पढ़ा रहा था। आज उसके सेकंड लेक्चर है। तो हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में देखा कि हमने पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने में, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में किन किन लोगों का किस तरह से योगदान था। तो आज उसे आगे बढ़ाते हुए जो उसमें कमेटीज़ बनाई गई थी और ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी उसमें कौन कौन से मेंबर थे जो कि एसएससी और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि रेलवे एग्ज़ाम और हर एक एग्ज़ाम में मतलब पूछे जाते हैं। तो आइए कमेटी स्टार्ट करते हैं। तो जो मेन जो इसमें कमेटी बनाई गई थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में हमारे 7 मेंबर्स थे। तो सबसे पहले जो कि इसके हेड ही थे वो थे, हमने पिछले में देखा था, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये इनके हेड थे। सेकंड जो थे वो थे के.एम. मुंशी। ऐसे ही 7 हैं। तीसरे हैं कृष्णन स्वामी अय्यर। ठीक है। चौथे हैं एन. गोपाल स्वामीनाथन। पांचवें थे हमारे मोहम्मद शाहिदुल्ला। जिन्होंने 5 हो गए। छठे हैं हमारे बी.एल. मिट्टर। ये फिर इनको रिप्लेस किया गया था, ये रिप्लेस हुए थे माधवराव से। ठीक है। फिर है 7th, ये है हमारे बी कृष्णन। इनको भी रिप्लेस किया गया था और ये रिप्लेस हुए थे हमारे इनको रिप्लेस किया गया था डी कृष्णन से। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि दे देंगे, पूछा जाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन से लोग नहीं थे, तो ऑप्शन दे देंगे, उनमें से किसी भी एक बंदे का नाम अलग से दे दिया करेंगे। तो उसमें से हम देखना पड़ेगा कौन से नहीं थे। ठीक है। अगले जो इसमें इंपॉर्टेंट जो कमेटीज़ बनी थी वो भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी थी, उसको देखते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसमें हमारी कमेटी बनी थी तो इसमें 4 कमेटी इंपॉर्टेंट बनी थी। सबसे पहला था हमारा रूल कमेटी, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रूल कौन डिसाइड करेगा। तो इसके जो हेड बनाए गए थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। दूसरी हमारी यूनियन पावर कमेटी। इसमें था कि यूनियन पावर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, उनकी पावर क्या क्या रहेंगी। तो ये हमारे डिसाइड किए थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरी है हमारी फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ कमेटी। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश के जो फंडामेंटल राइट्स बनेंगे और हमारी माइनॉरिटीज़ कमेटीज़ के लिए जो रूल्स बनने चाहिए थे वो कौन डिसाइड करेगा। उसके हेड थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। चौथा है हमारा फ्लैग कमेटी। इसमें हमारे फ्लैग का डिज़ाइन डिसाइड हुआ था।
इसके जो हेड थे ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये हमारी कुछ 4 इंपॉर्टेंट और कमेटीज़ हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा। तो इसके ये कमेटी के हेड कौन कौन, रूल कमेटी कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू का है। फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ के सरदार वल्लभ पटेल। और फ्लैग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि रूल कमेटी के भी हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारे, उसको देखते हैं अब कि किस किस दिन क्या क्या हुआ था, जो कि पेपर में इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमें ये तो पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया था, वो था 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950। उसके बाद हमारा नेशनल एंथम कब एडॉप्ट किया गया था, नेशनल एंथम जो अडॉप्ट किया गया था वो था उसी दिन जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, वो था 24 जनवरी 1950। ठीक है, फिर हमारा नेशनल सॉन्ग है क्या, हमारा नेशनल सॉन्ग है क्या, और इसको किसने रिटर्न किया, राइट किसने किया था, मतलब लिखा किसने था, तो ये आप हमें कमेंट को सेक्शन में बताइए। नेशनल सॉन्ग जो इसी दिन ही एडॉप्ट किया गया था। फिर हमारा नेशनल फ्लैग जो थे ये था हमारा 22 जुलाई 1947 को ये एडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन ये आता है फ्लैग के ऊपर कि इसमें इसको डिज़ाइन किसने किया था। इनका नाम बहुत मतलब पूछा तो जाता है, लेकिन इसका नाम किसको पता नहीं होता है ज़्यादातर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं। इसको डिज़ाइन जो किया गया था वो थे हमें पिंगाली वेंकैया। ये वही पर्सन है पिंगाली वेंकैया। इनको मतलब जीके में बहुत कम पूछा तो जाता है, बट बहुत कम पूछा जाता है, और इम्पोर्टेंट पर्सन इनको कोई जानता भी नहीं था। इसके बाद इसकी रेशियो क्या होती है, डायमेंशन का जो रेशियो पूछा भी जाता है इसका, तो इसका जो रेशियो होता है वो होता है 3:2। ठीक है, इसके बाद है कि हमारा सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये था हमारा एलिफेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये सिंबल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था ये। ठीक है, इसके बाद है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 2 लैंग्वेज में लिखा गया था। तो सबसे पहले जो मेन जो हमारे यूज़ होते हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो जो इंग्लिश जो लैंग्वेज लिखी गई थी वो थी, इन्होंने लिखी थी ये प्रेम बिहारी। ठीक है, और जो हिंदी जो लिखी थी ये थे वेद प्रकाश। ये दोनों इंग्लिश प्रेम बिहारी ने लिखी थी और हिंदी किसने लिखी थी, मिस्टर वेद प्रकाश ने। तो दोबारा रिविज़न कर लेते हैं एक बार कि नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारा फोर्स में कब आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसी दिन ही आया था वो। नेशनल सॉन्ग ये भी उसी दिन 24 जनवरी 1950 को। इस दिन 3-4 चीज़ें काम हो गई, प्रेसिडेंट भी चुने गए थे, हमारे पिछले वीडियो में बताया। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, 22 जुलाई 1947 को। डिज़ाइन किसने किया था, पिंगाली वेंकैया ने। सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है, ध्यान रखिएगा, तो एलिफेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में किसने लिखा था, प्रेम बिहारी, और हिंदी में किसने लिखा था, वेद प्रकाश जी ने। आगे देखते हैं अब। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे 2 तरीके से होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं 2 तरीके होते हैं। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन।
जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि रिटन ऑन अनरिटन, इसका ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है तो देखते हैं क्या है। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल हम देख सकते हैं। इसका इंडिया है, यूएसए, इसका यूके है, इंग्लैंड जो है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि इसमें जो भी डिसीज़न लिए जाएंगे वो चाहे किसी के लिए भी बने हो, चाहे रिलीजन के रिलेटेड बना हो, क्या चाहे किसी बंदे के लिए बना हो, चाहे अपर कास्ट का हो या चाहे लोअर कास्ट का हो, वो सभी कुछ कौन डिसाइड करेगा? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे सुप्रीम कौन होगा? सुप्रीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम होता है पार्लियामेंट। यहाँ पे जो चीज़ डिसाइड की जाएगी वो उसका पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि वो सही है या गलत है, ठीक है। यहाँ पे जब अमेंड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई चीज़ लॉ को अमेंड किया जाता है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग लेकिन पार्लियामेंट की मदद से किया जाता है। और इसको अमेंड किया कैसे किया जाएगा? अमेंड बाय पार्लियामेंट। बट यहाँ भी वही चीज़ है कि इसको भी अमेंड उसी से किया जाएगा, पार्लियामेंट से ही। बट दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दोनों जगह इलेक्शन होंगे उस पार्लियामेंट उसको बदलने के लिए। यहाँ पे उसको सिर्फ वोटिंग चाहिए होगी 50% + 1, और यहाँ पर सारे मेंबर्स का 2/3। तो ये लगभग हमारा 66% के आसपास बैठ जाता है। इस वजह से बोला जाता है कि हमारा को जो कॉन्स्टिट्यूशन को है उसको अमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे 50% चाहिए, यहाँ पे 66% चाहिए अपने को। यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो होगा, यहाँ पर मदर कौन होगा कॉन्स्टिट्यूशन में? मदर, यहाँ पर मदर कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा। किसका? पार्लियामेंट का। इसको ऐसे लिख देते हैं, मदर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पर मदर होगा, यहाँ मदर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन होगा ये चीज़? ये होगा पार्लियामेंट। जैसा मदर बोलेगी वैसा काम होगा। यहाँ पे पार्लियामेंट बोलेगी कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए या कोई लॉ को बदला जाए तो बदल सकते हैं। यहाँ पे जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा, पार्लियामेंट से नहीं होगा। इसको नीचे ही लिख देते हैं अपन। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा कि हाँ ऐसा ऐसा हमारा प्रीएम्बल है, उसके हिसाब से बदला जाता है, और हमारा अमेंड करने का वोटिंग तरीका भी अलग है। तो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन के में लिखा होगा वैसा पार्लियामेंट कर सकेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ जैसा पार्लियामेंट बोलेगी वैसा वो कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है, उसको डिज़ाइन दोबारा रीफ्रेम किया जा सकता है। तो ये रिटन और अनरिटन में डिफरेंस है। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें ट्रू और फॉल्स पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रीएम्बल के बारे में। हमारा प्रीएम्बल है क्या चीज़? प्रीएम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का समरी पेज है। जैसे कि हमने बचपन में बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी, उसका एक पेज होता है समरी, जो कि लास्ट में उस लेसन के लास्ट में लिखा रहता है। उसमें क्या होता था कि उस पूरे कहानी का एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया जाता था। तो वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीफ, छोटा सा ब्रीफ है, वो है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी फर्स्ट पेज है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। चले तो हमारा प्रीएम्बल जो है, इसको एक थे हमारे
पालकी वाला, ये जो बंदे हैं इन्होंने बोला कि प्रियम्बल जो है इट इज़ एन आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है किसी बंदे का, तो हम उसको पहचान जाते हैं कि हाँ कौन है, क्या है, क्या है। तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी कौन होगा, प्रियम्बल होगा। सेकंड चीज़, इसमें फिर प्रियम्बल में हमारे 7 एक मेन टॉपिक है, सॉरी 7 नहीं 5 है। क्या टॉपिक है कि सबसे इसमें कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स को देख करके ही हमारे लॉ को बदला जा सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता है। क्या था ये चीज़ लॉ, कि जैसे कि अगर मुझे कोई चीज़ कोई लॉ बदलना है, ठीक है, तो ये जो 5 वर्ड मैं लिखवाऊँगा उन्हीं को देख करके बदला जाएगा सिर्फ। जैसे एग्जांपल देते हैं, पहले लिखवा लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा सोवर्जन। इसमें हमने पिछले क्लास में देखा था, पिछली वीडियो में, कि जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था कि कोई भी हमें फॉरेनर का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो यहाँ भी वही है, सॉवरेन का मतलब है कि हम लोग अपना लॉ पार्लियामेंट में जब बनाएंगे तो वहाँ पर कोई भी फॉरेनर का इंटरफेरेंस हमें नहीं चाहिए, वहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। उसकी गाइडलाइंस भी नहीं होनी चाहिए कि हाँ ऐसा आप कर सकते हैं, ओपिनियन जिसे कह सकते हैं हम लोग, तो ओपिनियन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, नो इंटरफेरेंस आ जाएगा। ये जो है ये 1950 में अडॉप्ट किया गया था और फ्रॉम फ्रांस था। हमने ये फ्रांस से लिया था कि कोई भी दूसरी कंट्री का नागरिक हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। सेकंड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि सोशल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसा कुछ लॉ बनाना होता है ताकि वो हर नागरिक के लिए इक्वल दे। जैसे कि कोई अमीर आदमी है तो ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ अलग लॉ बना दूं और गरीब आदमी उसके लिए लॉ अलग बना दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे सबके लिए सेम लॉ बनना चाहिए, तो इक्वलिटी शो करेगा ये। ठीक है, ये सोशलिस्ट वर्ड जो है ये हमारे प्रियम्बल में महात्मा गांधी के कहने से आया था। इन्होंने ये बोला कि हमारे देश में अमीर गरीब सब हैं, तो हमारे देश का जो इकोनॉमी रहेगा वो मतलब जो भी हमारा देश का पहचान जो रहेगा वो अमीर और गरीब दोनों की वजह से रहेगा, या फिर हर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहेगा। तो हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट होना चाहिए। ठीक है, थर्ड है हमारा सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया। अगला है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक हमने बचपन से पढ़ा है कि हमारे जो इलेक्शन होंगे या फिर हमारे एमपी पार्लियामेंट में एमएलए जो होते हैं, पीएम जो होते हैं, सारे के सारे चुन करके आते हैं। तो डेमोक्रेटिक का मतलब यही है कि इलेक्शन होने चाहिए, तो जो हमारे जो नेता है वो इलेक्टेड बाय पीपल होने चाहिए। चौथा है सेक्युलर। इन सारे में से मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेक्युलर, क्योंकि क्या है कि ये हमारे प्रियम्बल में पहले से नहीं था, मतलब पहले हमारे प्रियम्बल में सिर्फ 4 ही ये वर्ड्स थे, टर्म्स थे। सेक्युलर जो आया ये 1976 में आया था। ठीक है, और ये जो था ये 42nd अमेंडमेंट से लिया गया था, इसको डाला गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सेक्युलर कब आया था और इसका अमेंडमेंट पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, जब अमेंडमेंट्स कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ये सेक्युलर क्या है, 1976 में आया था, 42nd अमेंडमेंट में आया था। ये बताया कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, पूछा जाता है कि सेक्युलर जब हमारे आया था तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो लॉज हैं
वो सारे रिलीजन के लिए सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट अगर हिंदू को मानती हो तो वो सिर्फ हिंदू के लिए अच्छे अच्छे लॉज बना दे, मुसलमान और गुरु क्या कहते हैं उन्हें, सिखों के लिए अच्छा मतलब उनके हिसाब से ना बनाए। ऐसा है कि कोई मुसलमान अगर हमारे पीएम बन जाता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मुसलमान का भलाई करेगा, वो सबका भलाई, तो पूरे कंट्री को साथ लेके चलना है। तो सेकुलर का मतलब यही है कि प्रीएम्बल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बने वो रिलीजन के लिए होना चाहिए। तो इक्वलिटी शो करेगा ये टुवर्ड्स रिलीजन। ठीक है, लास्ट जो है इसका वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है ये हमारे फ्रांस से लिया गया था ये भी, और इन 1950 में ही लिया गया था, जो कि सेम है उसका। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में जैसे देखा होगा कि आपने हमारे देश में जो हेड होता है, हेड तो हमारा प्रेसिडेंट ही है, बट हमारे देश को इकोनॉमी में कोई भी जो सवाल हो हम लोग हमेशा पीएम को क्यों जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन यूएसए है वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। तो रिपब्लिक ही है। हम ये कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो ये समझ में आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह से बटी हुई है। तो उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबका काम अलग अलग होता है। तो हमारे देश के लिए रिपब्लिक, हमारे देश में जो पीएम है वही हमारे सुप्रीम हेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका बस इतना ही पूछा जाता है कि ये फ्रांस से लिया गया था, कहाँ से लिया गया था और मीन्स कब अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो कि इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा। तो वेरी वेरी थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।